तो हमने इससे पहले डिस्कस किया टॉर्क के लिए जो क्या था, बल आघूर्ण हमने पढ़ा, ठीक है ना। बल आघूर्ण पढ़ा, तो बल आघूर्ण की अगर हम बात करें तो देखिएगा जो बल आघूर्ण उस पर लग रहा था एक समान अगर क्या था विद्युत क्षेत्र था, और जिसे हमने E लिया और यहाँ एक क्या रखा हुआ हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है। तो ये कितना बल का अनुभव करता है, कितना टॉर्क, कितना बल आघूर्ण इस पर होगा, ये हमने डिस्कस किया और जिसका मान क्या आया था, टाउ इज इक्वल P sin थीटा, ठीक है। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया। अब देखिएगा, मान के चलिए कंसीडर कीजिएगा कि ये जो डाइपोल है, टॉर्क तो लग रहा है उस पे, अब मैं मान के चलिए देखिएगा इसे थोड़ा सा और घुमा दूं, ठीक है। अब ये यहां की बजाय मान के चलिए कुछ ऐसे चले जाए तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक गया, तो जब यहां पर रहा होगा, रुका हुआ है मान के चलिए, तो उसके स्थितिज ऊर्जा होगी, या हम कुछ उसे क्या कर दें, विस्थापित कर दें, तो तब उसमें तब क्या होगी, उसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा कुछ और होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो वही पढ़ेंगे, कौन सा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए कंसीडर कीजिएगा कि एक डाइपोल को, कि मान लीजिए माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, और मान के चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, E में रखा है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में से रखा है, मान के चलिए। हाँ, तो सपोज मान के चले एक समान, इस तरीके से समांतर जो रेखाएं हैं ये डिनोट कर रही हैं कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और मान के चले यहां रख दिया हमने एक डाइपोल, यहां पर है ये वाला है -q और ये वाला इधर की तरफ जो बल लगेगा F वो होगा Q × E, पीछे डिस्कस किया था हमने। और इसमें क्या होगा, जो धन है, धन का मतलब है कहाँ की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, आगे विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ, ठीक है ना। और जहां ऋण है तो क्या होगा, उसके विपरीत दिशा। कुछ दिशाएं भी ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ कहीं भी एरो लगा दीजिएगा तो ऐसा चलेगा नहीं, दिशाएं भी आपको ध्यान देनी होंगी। ये यहाँ की तरफ Q × E, इतना बल का ये वॉक कर रहा है, मान के चलिए बीच की दूरी 2L है। तो देखिएगा इसमें रखा हुआ है, और जो इसके लिए क्या होगा, जो टॉर्क होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इस पर लगने वाला जो क्या होगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होगा बेटा, टाउ इज इक्वल Pe sin थीटा, सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब अभी तक तो कहानी जो पीछे वाली टॉर्क वाली थी वो थी, अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ये कंसीडर कीजिएगा, मान के चलिए यदि द्विध्रुव को
पहले ये थीटा कोण पे रखा था मान के चलिए, अब इसको थोड़ा घुमा दिया द्विध्रुव को, बहुत कम मान के चलिए डी थीटा, कोण घुमाने पर, अगर घुमाने पर जो क्या होगा, घुमाएंगे तो इसका मतलब कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बहुत कम अगर घुमा दिया गया है, बहुत कम घुमा दिया गया है तो सी और सी बात है क्या होगा, कार्य भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इसका मतलब है कार्य dw है मान के चलिए, और किसके बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो इसका मतलब है बल और गुणा क्या होगा, विस्थापन। तो देखिएगा बल का मतलब है, अब यहां पर जो बल होगा वो F नहीं है, यहां पर क्या है, टाउ। dw बराबर क्या आएगा, टाउ। बल की जगह पर विस्थापन देखिएगा बेटा, विस्थापन का मतलब कोण के अनुसार घुमाया गया है ना, तो इसका मतलब d थीटा, ठीक है। अब देखिएगा मान के चलिए ये कंसीडर कीजिएगा कि जो घुमाने पर जो कोण में परिवर्तन हुआ है, जो मान के चले कोण में परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब कितना, थीटा 1 से थीटा 2 हुआ है। पहले मान के चले थीटा 1 था, ऐसे समांतर नहीं रखा था, ठीक है ना। पहले मान के चले किसी कोण पे था, थीटा 1 था, और अब कितना हो गया है, थीटा 2, मान के चले बढ़ गया है सब कुछ, ठीक है ना। तो बढ़ गया है, थीटा 2 हो गया है। तो उस कंडीशन में देखिएगा अब हमें, ये तो बहुत कम के लिए था ना, अब संपूर्ण के लिए क्या करना होगा, पूरा जो कार्य निकालने के लिए समाकलन इसका करना होगा। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन dw और इज इक्वल इंटीग्रेशन टाउ d थीटा। तो देखिएगा इंटीग्रेशन है और d के साथ क्या है, थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, थीटा मतलब कोण के सापेक्ष में, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहां से कहां गया है, सबसे मैंने तो लिमिट भी होती है, ठीक है ना। तो लिमिट कहां से, थीटा 1 से कहां गया, थीटा 2 गया है, तो इसका मतलब थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ओके। या dw का यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw का w हो जाएगा, और इस इक्वल, अब यहां पर टाउ की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये है इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और ये है आपका कितना, p e sin थीटा, ये तो टाउ का मान हो गया। उसके बाद क्या है, इनटू d थीटा, ठीक है ना। अब ये ही रिप्रेजेंट करता है जो d थीटा है, मतलब किसके सापेक्ष क्या होगा, समाकलन होगा, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा। तो इसका मतलब जिसके साथ थीटा होगा, तो देखिएगा थीटा किसके साथ, साइन के साथ, इसके बाद साइन वाले का होगा, इस p और e का नहीं होगा। इसके लिए ये कोफिशिएंट हो गया इसका, ये बाहर निकल जाएगा, इसका नहीं होगा। तो यहां जाएगा w इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा, p आया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से लेकर थीटा 2 और साइन थीटा और d थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट w इज इक्वल p e, अब साइन का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट देख लीजिएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा, या हम कहें w इज इक्वल p e, और ये माइनस को ना मैं बाहर ले लूं, ये मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। ये आप ये समझिए, ये है नहीं माइनस है, और लिमिट क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका मतलब है अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, cos अपर लिमिट इज थीटा 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगानी होती है, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस, ठीक है ना। कितना आ गया, तो एक्चुअली ये जो कंडीशन है, जो किया गया कार्य है, अब वो घुमा के यहां तक आ गया, तो इसका मतलब है वो उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा है, ये क्या है इसकी, अतः जो स्थितिज इसकी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा वो बेटा क्या हो जाएगी, मान के चलिए डेल्टा U है, और किसके बराबर, माइनस पी ई, और कितना आ जाएगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। इतना हो गया, ये कंडीशन, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए। इसका मतलब जब इस कोण से यहां तक अगर घुमा दिया गया है, पहले इतना कोण था और अब इतना कोण इसको घुमा दिया गया है, मतलब थीटा 2 अब कितना हो गया है, तो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब एक्चुअली में ये क्या है कि ये देखिएगा, मान के चलिए यहां पर अगर थीटा
1 था इसके रिस्पेक्ट में ये, तो ये इतना घुमा दिया थीटा 2 इधर। तो इसका मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर दो कंडीशन, यहाँ पर ये जो दोनों है ना, दो पार्ट्स हैं इसके, हाँ अलग अलग के दोनों की है, उनका जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ अंतर आ रहा है। अगर हम सेपरेट सेपरेट कहें भाई यहाँ पर कितना होगा पहले वाले के लिए, तो पहला वाला कौन सा होगा देखिएगा। अब मान के चलिए मैं इसको अंदर गुणा करूँ, इसको अंदर गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा यू, और इसी पर ये अंदर इसके साथ होगा गुणा तो माइनस पीई और कॉस थीटा 2। ये माइनस को मैं ऐसे रख दे रहा हूं, इसको भी मैं अंदर इसके साथ लगा दूं तो ये हो जाएगा कितना माइनस पीई और कॉस थीटा 1 होगा ना ऐसे। अब इसका मतलब ये कौन सा है, ये दूसरा वाला है और ये पहला वाला है। मतलब दूसरा और पहला का मतलब क्या हो गया, जब पहली स्थिति में था जहां पर, हाँ वहां पर जो था उस समय उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी थी। अब घुमा के यहां लिया है तो दूसरा वाला कौन सा फाइनल वाला चले गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू और इज इक्वल, मैं यू और इसे एफ लिख दूं माइनस यू और इनिशियल। मतलब फाइनल का मतलब है ये 2 वाला घुमा के कहां आ गया है दूसरे पॉइंट पे, और ये इनिशियल का मतलब पहले जहां पर स्टार्टिंग में था। तो यहां से ये भी चीजें देखिएगा, टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई ये हम इससे पूरे से निकाल सकते हैं। और सेपरेट सेपरेट की बात करें, यहां सिर्फ एक ही पॉइंट पर कितना है वो हम निकाल सकते हैं, या दूसरे घुमा के दूसरे पॉइंट पर उसी पॉइंट पर कितना स्थितिज उसका ऊर्जा होगा, ठीक है ना। ये इसका चेंजेस है, कितना उसमें चेंज हुआ है, स्थितिज ऊर्जा में कितना चेंज हुआ है वो कंडीशन है। तो ये बेटा स्थितिज ऊर्जा के लिए कंडीशन है, ठीक है ना। आप इनको लिख सकते हैं यहाँ पर यू और जो एफ है मतलब इसका मान कितना माइनस पीई कॉस थीटा 2 है, और यू ऑफ इनिशियल के लिए कितना है माइनस पीई और कॉस थीटा, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं, बाकी टोटल निकालना कितना चेंजेस हुआ है तो चेंजेस आप इससे निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब पहले स्टार्टिंग में कितना और बाद में कितना, ये भी इससे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें कि मान के चलिए कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, कोई क्षेत्र है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। यहां मान के चलिए हमने वो आवेश रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, वहां से क्या होंगे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, क्षेत्र रेखाएं होंगी। अब मान के चलिए ये कुछ ऐसे यहां से कुछ क्षेत्र रेखाएं यहां गई, और मान के चलिए इस पृष्ठ से कुछ बाहर है कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। इस पृष्ठ से गुजर के चले गए, ठीक है ना। अब मैं कहूं यहां पर देखिएगा इस पृष्ठ से कितनी जा रही है, इस पृष्ठ से यहां पर वो तो बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। ये तो मैंने अलग अलग दिखाने के लिए बनाया हुआ है कि हाँ अगर हम कहें कि यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कितनी है, गिनिए पृष्ठ से कितनी जा रही है, 4 जा रही है ना, है तो और भी है ना, कोई इधर से जा रही है, बाहर से निकल जा रही है, यहां पर इससे होकर कितनी जा रही है 4 आ रही है। तो देखिएगा इसी चीज को बोलते हैं यहां पर विद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो अब जो टॉपिक है आगे वो है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां जिन्हें क्या कह रहे थे बल रेखाएं, बल रेखाओं की संख्या को विद्युत
फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द लाइन्स होंगी पासेस फ्रॉम एनी एरिया या सरफेस, किसी क्षेत्र से या किसी पृष्ठ से अगर जो क्या है जो बल रेखाएं निकल रही हैं, पासेस हैं, गुजर रही हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कंफ्यूज तो नहीं है, एक्चुअली विद्युत फ्लक्स वही क्षेत्र रेखाएं ही हैं और उनकी संख्या कितनी है किसी क्षेत्र से जो गुजर रही है, उनकी संख्या कितनी है, तो वो क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। वो क्या हो गया? फ्लक्स। तो मान के चलिए ऐसे ही सरफेस बना दो। कुछ इस प्रकार से ये बाहर क्षेत्र रेखाएं की। तो मान के चलिए क्या है, विद्युत जो क्षेत्र है, और इसे ध्यान दीजिएगा, इसे फाई, किससे? फाई, ठीक है ना? फाई से प्रकट करते हैं। जो विद्युत फ्लक्स है उसको किससे? फाई से। फाई। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखे कि फाई और ई का मतलब किसके लिए? इलेक्ट्रिक के लिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो वो भी मिलता जुलता ही है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक के लिए है, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल आएंगे, पोल्स आएंगे, यहाँ क्या है? चार्ज है, मतलब आवेश है। तो देखिएगा इस तरीके से है। तो मान के चलिए इसका जो क्षेत्र की अगर हम बात करें वो क्या है? डी और एस है। मान के चलिए क्या है? डी और एस। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ पूरा का पूरा है। मान के चलिए कि छोटे से भाग से जा रहा है, ये डी एस का मतलब है कि एक छोटे से भाग से जा रहा है, ठीक है ना? तो ये पूरा जो डी एस है और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना है। तो देखिएगा फाई इज इक्वल किसके बराबर होता है? फाई इज इक्वल होता है ए इंटू डी एस। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन कहें तो ये क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र, जिस विद्युत क्षेत्र में इसे रखा हुआ है और जिस क्षेत्र से या गुजर रहा है, ठीक है ना, सरफेस से निकल रहा है उसका क्षेत्र जिससे वो निकल रहा है, इन दोनों का गुणन है ये, ठीक है ना? इन दोनों का गुणन है। तो ds है, हम इसको देखिएगा ऐसा भी लिख सकते हैं, ds का मतलब छोटे से भाग के लिए है, पूरा बड़े भाग के लिए भी कह सकते हैं। मान के चलिए यदि अगर क्या है जो डेल्टा s टेंड्स टू 0, ठीक है ना, बहुत छोटा सा भाग मान के चलिए है, तो उस कंडीशन में फाई और e इज इक्वल क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा e और ds। सिग्मा का मतलब सबका योग, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? फाई इज इक्वल सिग्मा का मतलब योग, तो मतलब इंटीग्रेशन, और क्या हो जाएगा? e ds। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं इसे, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से फ्लक्स निकलता है। अब बात करें इसका एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट क्या होगा भाई? इसका एसआई मात्रा क्या होगा? तो देखिएगा E इंटू डी एस है। E का मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़ा हमने? न्यूटन पर कूलम। और ds का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मैं ऊपर लिख दूं तो C-1। तो ये इसका क्या है? मात्रक, ठीक है? मात्रक हो गया। अगर इसकी हम क्या निकालें? विमा के लिए कहें, इसकी विमा क्या होगी? तो विमा की बात करें न्यूटन, न्यूटन के लिए क्या होता है? mLt-2, ठीक है ना? और डिवाइड बाय C कूलम के लिए क्या होता है? AT, ठीक है ना? AT। m का मतलब लेंथ, मतलब लंबाई के लिए L2। तो अब क्या हो जाएगा? देखिएगा ये इसके साथ आ जाएगा, तो m तो एक ही है भाई, ml एक ही है, दो ही है, तो L3। और t वाला देखिएगा ये वाला ऊपर जाएगा ना, t, अब -2 पहले से है, एक और आएगा तो t -3, a वाला ऊपर जाएगा तो a-1। तो ये इस प्रकार से इसकी विमा है, ठीक है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लक्स हमें निकालना तो फ्लक्स किस तरीके से निकाला जाएगा, ये है। अब मान के चलिए यदि क्षेत्र या सरफेस, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ
थीटा कोण पर झुके हो। तो मान के चलिए जो ये पृष्ठ है ना, ये ऐसे लंबवत तो नहीं है इसके साथ, अभी लंबवत है, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी बताऊंगा। देखिएगा मान के चलिए थोड़ा तिरछा है, लाइंस तो ऐसी जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, फाई इज इक्वल ई डी एस कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा। अब देखिएगा कॉस थीटा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अगर मैं कहूं ये फॉर्मूला कब यूज होगा कि जब मान के चले जो पृष्ठ है वो क्षेत्र रेखाओं के साथ थीटा कोण पर झुका है। अभी ऐसे लंबवत रखा हुआ है ना, ये ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए मेरे जो हाथ को क्षेत्र है ऐसा, और यहां से क्षेत्र रेखाएं ऐसी आ रही है, इस तरीके से यहां से आ रही है, ठीक है ना। अभी हमें तो ये लग रहा है कि ये क्या है, लंबवत है ना रखा हुआ, जबकि एक्चुअली लंबवत तो पृष्ठ रखा हुआ है, पर उसका जो क्षेत्रफल है, हम किसका इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, डीएस। डीएस का मतलब क्षेत्र, क्षेत्र तो ये है ना। अब क्षेत्र देखिएगा, क्षेत्र जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं इधर से आ रही हैं, या हम कहें इधर से आ रही हैं, तो देखिएगा जो क्षेत्र वेक्टर होगा, क्षेत्र सदिश होगा, वो इधर की तरफ होगा ना। अब इधर की तरफ है, इसका मतलब बल भी तो, बल रेखाएं भी तो उधर से हैं, तो उस समय देखिएगा उनका जो क्या बन रहा है, बीच कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 0। अगर ऐसे लंबवत रखा हुआ है तो ध्यान देना 90 अंश नहीं कोण बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, मैंने कहा उसका क्षेत्र तो उसी तरफ है ना, क्षेत्र सदिश तो वही है, यहाँ बात तो क्षेत्र की हो रही है, ठीक है, क्षेत्र सदिश वही की तरफ है। तो मान के चलिए पहली कंडीशन में कहें यदि अगर क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 का मतलब दिख तो ऐसे रहा है कि क्या है, लंबवत है, पर तो क्षेत्र सदिश है वो कहां की तरफ, जिस डायरेक्शन में क्षेत्र रेखाएं हैं, वे दो क्षेत्र रेखाएं जिस डायरेक्शन में हैं, तो उस कंडीशन में फाई इज इक्वल, इसका मतलब ई टी cos 0 का मान तो कितना होता है, ठीक है ना, cos 0 का मान हो गया 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये उतना ही रहेगा। दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन में कैसे, यदि अगर क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थीटा 90 कैसे होगा, मैंने कहा लाइन ऐसी आ रही है, अब मैंने क्षेत्र ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, लाइंस तो ऐसी हो गई इधर की तरफ, तो जो क्षेत्र वेक्टर होगा ये कहां होगा, इसका ऊपर, ये इधर की तरफ आ रही, तो दोनों के बीच क्या बन गया, 90 बन गया, ठीक है ना। उस कंडीशन में फ्लक्स की अगर बात करें, तो उस कंडीशन में फ्लक्स फाई इज इक्वल, ध्यान देना cos 90 की वैल्यू कितना, 0, तो यहां पर 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इस समय ये क्या जाएगा, 0। तो ध्यान दीजिएगा जब इसका मतलब है 90 कब कौन बना रहा है, क्षेत्र वाला बना रहा है, जबकि दिख नहीं रहा है, जबकि ये लग रहा है कि 90 होगा, ऐसा नहीं है, मैंने कहा क्षेत्र वेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मान के चलिए सपोज ये रजिस्टर है, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, लाइंस ऐसी आ रही है, लाइंस इस प्रकार इस टाइप से आ रही है, तो देखिएगा इसका जो क्षेत्र है ना वो तो इधर की तरफ है, तो क्षेत्र सदिश तो यहाँ हो गया, एरिया वेक्टर तो यहाँ हो गया, इसी डायरेक्शन में, चाहे मान के चलिए यहाँ से इधर की तरफ जा रही तो उसी तरफ है ना डायरेक्शन, ठीक। अब मैं इसको ऐसे रख दूं, लाइंस ऐसी आ रही है, तो क्षेत्र सदिश क्या हो गया, ऊपर, ठीक है, क्षेत्र सदिश तो ऊपर हो गया, लाइनें ऐसी आ रही है, तो इनके बीच क्या बन गया, इधर और इधर 90 बन गया, तो उस समय फ्लक्स क्या होगा, 0, उस समय क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स के लिए है, यहां पर ये बोला गया कि जो फ्लक्स है वो क्या चीज है और कैसे फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने पढ़ा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो भी फ्लक्स से ही है, गाउस लॉ पढ़ेंगे इसके बाद अब, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्लक्स का जो मैन है वो स्टार्टिंग यही है फ्लक्स का, ठीक है ना, बाकी उसमें भी फ्लक्स को ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा।